तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज मैं आपको आरबीआई और उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जिसके पास, वो सिर्फ एक होता है पूरी कंट्री में, और जिसके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है सभी बैंक्स पे, बचे कुचे जो भी बैंक्स हैं उस पे। वो किस चीज़ की अथॉरिटी है, वो क्या पावर्स हैं, वो आपको अभी फंक्शंस में पता चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम मीनिंग जानते हैं आरबीआई का। ठीक है, तो मीनिंग है द आरबीआई इज इंडियाज सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपी एंड द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडिया का जो भी बैंकिंग सिस्टम है, इंडिया में जितने भी लोगों को, जितने भी बैंक हैं इंडिया में, वो सबको जो मिला के जो सिस्टम बनाया गया है लेन देन का, यहाँ से पैसा आएगा यहाँ से जाएगा, वो जितना भी सिस्टम बनाया गया बैंकिंग का, वो सारा आरबीआई कंट्रोल करता है। और आरबीआई जो अपनी इंडियन रुपीस की करेंसी है उसको इश्यू करने की अथॉरिटी भी अपने पास रखता है। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखना जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो यही इसकी डेफिनेशन है। अब आते हैं आरबीआई के कुछ फंक्शंस हैं। तो उसमें मतलब फंक्शंस का क्या मतलब होता है कि किस किस तरीके से आरबीआई अपना काम करती है, किस किस तरीके से वो फंक्शन करती है। ठीक है, तो पहला फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी। The main function of RBI is formulating, implementing the monetary policies of India। जितनी भी पॉलिसीज़ करेंसी या पैसों से रिलेटेड आ जाए, वो सारी पॉलिसीज़ पे जो अधिकार है रूल्स बनाने का या कैसे उसको चलाना है, वो सारा अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। ठीक है, so the main function of RBI is formulating, implementing the monetary policies of India, creating a balance between price stability and future economic growth is the main challenge of RBI as a monetary authority। मेन ऑब्जेक्टिव जो था आरबीआई को सेंट्रल बैंक बनाने का, वो था प्राइस स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी क्या होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि आपके कंट्री में प्रोडक्शन की जो ग्रोथ रेट है, जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं आपकी कंट्री में, उसका ग्रोथ रेट क्या है उसको संभालना, और प्राइस ज़्यादा तो नहीं हो रहे, ज़्यादा कम तो नहीं हो रहे, उसको भी देखना, वो आरबीआई का फंक्शन है। वो सब कैसे करती है वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी हैं, तो वो आपको अगली वीडियो में पता चलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मॉनेटरी अथॉरिटी वाला फंक्शन भी हो गया, और कुछ थोड़े और फंक्शन भी इस वीडियो में कराए जाएंगे, तो देखते रहना ये वीडियो पूरा एंड तक। ठीक है, दूसरा फंक्शन है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई सेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर विच इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट ऑपरेट। इंडिया के जितने भी बैंक या फाइनेंशियल सिस्टम्स, बैंक एक फाइनेंशियल सिस्टम है जहाँ पे पैसा आएगा और जाएगा, मतलब आएगा और जाएगा, इंटरेस्ट रेट वो कमाई करते हैं, तो वो अभी टॉपिक यहाँ पे है नहीं। तो ये सब सिस्टम है, ये फाइनेंशियल सिस्टम है। द आइडिया इज़ टू रन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम सो एफिशिएंटली दैट पब्लिक ट्रस्ट ऑन द सिस्टम इज़ मेंटेन्ड। लोगों का पैसा लगा हुआ है इंडियन बैंक्स में, एसबीआई, येस बैंक वगैरह, इन सब में लोगों का पैसा डला हुआ है, तो इन सबको रेगुलेट करना, क्योंकि ये पैसा लेके भाग भी सकते हैं, तो इन सबको रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो है सिर्फ आरबीआई के पास, और ये इसका फंक्शन भी है। सुपरवाइज़र मतलब देखभाल करने वाला, इन बैंकों की जो देखभाल करेगा वही तो सुपरवाइज़र कहलाएगा। तो जो करता है सुपरवाइजिंग वो है आरबीआई। अब आते हैं मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है और कुछ पैसा जो है चला भी जाता है, उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो, क्योंकि नोट तो यही इशू करती है, तो वही इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है, तो हमको जो भी पैसा रुपए में हम कन्वर्ट कराएंगे तो उसको डॉलर में हमें
आरबीआई को ही देना पड़ेगा क्योंकि रुपए चाहिए। तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा हुआ है वो सिर्फ आरबीआई के पास है और वो रिज़र्व रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार रुपये का रेट कम होता जा रहा है। तो इसलिए अपने पास भी फॉरेन जो इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है डॉलर, वो रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम यूएस रेट्स पे नेगोशिएट कर सकें और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है वो भी सही से चलता रहे। इन इंडिया ऑल फॉरेन करेंसी फ्लो मस्ट बी डन एज पर फेमा Foreign Exchange Management Act. It is the RBI who ensures the transaction happen as per FEMA. तो फॉरेन एक्सचेंज जो भी आता है इंडिया में उसके लिए रूल्स हैं कि आपको वो एक्सचेंज वगैरह कराना पड़ेगा अगर आपको इंडिया में पैसा यूज़ करना है। तो वो जो एक्सचेंज कराने में भाई कई सारी चीज़ें होंगी, रूल्स होंगे, कहाँ पे कराना है, कैसे कराना है, क्या रेट मिलना है, वो सब एक फिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं और उन रूल्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एक्ट, और वो जो एक्ट है उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के हिसाब से ही फॉरेन करेंसी जो है वो अपने देश में मैनेज की जाती है और ये रूल सही से फॉलो हो रहा है या नहीं वो चेक करता है सिर्फ और सिर्फ आरबीआई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ जो हम सभी जानते हैं, इश्यूअर ऑफ करेंसी। आप इन नोटों पे देख लीजिए कि इन पे आरबीआई लिखा रहता है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इस पे ये लिखा है कि मैं आपको 10 रुपये का नोट अदा करने का वचन देता हूँ, और उसके नीचे गवर्नर के साइन है, आरबीआई के गवर्नर के। तो इसका मतलब है जो भी इन कागज़ के टुकड़ों में ताकत है वो आरबीआई के द्वारा ही दी जा रही है और इनको छापना और इश्यू करना मार्केट में उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। और 1 रुपये का सिक्का मतलब जो भी सिक्के हैं उसको इश्यू करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है और मैनेज करने की भी। ठीक है, 5वां है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एक हमारे इंडिया में हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें एक एक्ट के ज़रिए गुजरना पड़ता है और हमें वो पता नहीं चलता, लेकिन हम उसी एक्ट के अकॉर्डिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि जब हम अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके पीछे सब कुछ हो चुका होता है पहले ही। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट को जो गवर्न करता है, जो इस पे रेगुलेशन लगाता है, जो इसको सुपरवाइज भी करता है, देखता भी है, वो है आरबीआई। तो इस हिसाब से आरबीआई जो है सारी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट जो भी हुई हैं हमारे देश में उस सब का जो रेगुलेशन है और सुपरविजन है वो आरबीआई के हाथ में है। ठीक है, रेगुलेशन मतलब रूल्स लगाने वाला, कंट्रोल करने वाला, और सुपरवाइज़र देखने वाला। ठीक है, अगला है बैंकर टू गवर्नमेंट। अब इसमें लिखा है जैसे कि आप और हम जैसे ग्राहक हैं रिटेल और कमर्शियल, तो जो हम लोग हैं वो अपना खाता आरबीआई में तो नहीं खुला सकते, ये तो बात हमें पता है, लेकिन हम एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और बहुत सारे जो भी बैंक्स हैं इस इंडिया में, उसमें हम खाता खुलवा सकते हैं अपना। तो वैसे ही एक खाता जो सरकार का है वो खुला हुआ है आरबीआई के अंदर। लाइक रिटेल एंड कमर्शियल बैंक्स गिव सर्विस टू कॉमन पब्लिक, RBI is the retail bank for the government of India. RBI also acts as a merchant banker for the government of India. RBI सारे जो भी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के हैं उसको इंश्योर करता है, अपने यहाँ पे उसका खाता बनवा रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, नहीं, RBI ने अपने यहाँ गवर्नमेंट का खाता बनवा रखा है। और मर्चेंट बैंकर क्या होता है कि
हमारे बदले कोई ट्रांजैक्शन करे, हमारे बदले जैसे कंपनीज जो होती हैं वो अपना शेयर्स वगैरह इश्यू करने के लिए एक बैंक को अपॉइंट करती हैं ताकि वो सारा पैसा जो कलेक्शन वगैरह हो, इश्यू हो, वो सब काम वो एक बैंक करे। तो वो जो बीच का बैंक है उसको मर्चेंट बैंकर बोल देते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट को अगर कोई भी काम होता है फाइनेंशियली, वो काम आरबीआई करके देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। जैसे इशू नोट जैसे शेयर वगैरह इशू करने का काम जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनी है, उनके शेयर्स वगैरह इशू करना या बहुत सारे जो भी उनके काम हैं, उनके काम भी सिर्फ आरबीआई करके देता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अगले फंक्शन का नाम है बैंकर्स टू बैंक। जितने भी बैंक हैं इंडिया में वो सब, जितने भी बैंक हैं इंडिया में वो सब अपना एक खाता आरबीआई में बनवा के बैठे हैं, क्योंकि ये सब बैंक जो हैं वो अपनी इंडियन पब्लिक का पैसा अपने पास दबा के बैठे हैं, और फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आ जाए तो इन सबको आरबीआई में अपना खाता बनवाना पड़ता है, और एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ जो उसको हम कहते हैं कैश क्रेडिट रेशियो, वो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई में बनवाना पड़ता है। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि आरबीआई इन सब का बैंक है इन सबको एक तरीके से बैंकिंग सर्विस भी देता है, और इन सब के जो वो डिपॉजिट वगैरह, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वगैरह, आपने अभी हर्षद मेहता की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें एक पब्लिक डेट ऑफिस था, वो भी आरबीआई का होता है। उसमें क्या होता है कि जितना भी उधार बैंकों ने पब्लिक को दे रखा है उसको मेंटेन करके रखना है, उधर भी आरबीआई के अंदर भी। तो सब कुछ जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स ने हमारे देश के लोगों के साथ जो करी है, वो भी आपको आरबीआई के ऑफिस में मेंटेन करके रखना पड़ता है उसका डाटा। तो हमको अपने कमर्शियल बैंक्स के साथ ऐसे डाटा मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इस हिसाब से आरबीआई जो है बैंकरों की भी बैंक है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको आरबीआई और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में ज़रूर पता चला होगा। तो अगर आपको आरबीआई और उसके फंक्शंस के बारे में एकदम अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया है तो लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको समझ में आया है और आप चाहते हैं आपके दोस्त भी समझ जाएं, उनकी आप मदद करना चाहते हैं तो शेयर करना, और ऐसी ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कॉमर्स मेंटी को। और इसी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। एंड में एक नारा है, उसका नाम है रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है अपने को। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, ठीक है। अब आप कहेंगे रटेंगे नहीं तो नंबर कहाँ से आएंगे। जी, आप कोई भी चीज़ समझ लीजिए, कुछ भी चीज़ याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझना है। आपको एग्ज़ाम में अपने आप आपका पेन चलेगा और वो भी सही दिशा में। ये बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। यही तरकीब को मैंने भी फॉलो किया था और मेरे भी अच्छे खासे नंबर आ गए। इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। तो वेट करना मेरी अगली वीडियो तक। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। Thank you.